नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। खुद भी करें, दूसरों से भी करवाएँ। आखिरकार आप देखते तो हैं ही, तो आप 2 सेकंड लगा के नीचे सब्सक्रिप्शन बटन दबा देंगे तो आप हमारा उपकार करेंगे। तो अवश्य हमें सब्सक्राइब करें। और आज हमारे साथ हैं पंकज विश्वास जी और पिनाकी गंगोपाध्याय जी। बंगाल जो है वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है देश का, तो इसलिए बंगाल के बारे में बार-बार बात करनी पड़ती है। बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि भाई बंगाल जो है वो पूरे देश का एक नवजागरण ला रहा है। ये जी। क्या हो रहा है? पिनाकी जी, आप कुछ समझाएँगे कि ये क्या कर रहे हैं? आपकी ये डेमोक्रेसी कैसी है? हमारा तो वही चल रहा है ना, अभी डेमोक्रेसी से डेमोक्रेसी में चले गए हम लोग। अंडा थेरेपी। तो अंडा थेरेपी बहुत ज्यादा काम मैं आता मैं है तो तो देखिए आप तो क्वांटम साइंस अच्छी तरह से जानते हैं, तो मैं तो एक थ्योरी भी देखी है कि साहब की वो एग थेरेपी का जो अ, एग थेरेपी की क्वांटम थ्योरी बनी है कोई। ऐसा क्या? अच्छा। हाँ, 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 उसमें भी बनी है कि साहब की ये जो है जैसे वो क्वांटम थ्योरी का जो है था क्या क्या बोलते हैं उसको? सुपरपोज़िशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। तो वह सुपरपोज़िशन ऑफ एग थेरेपी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग थेरेपी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग थेरेपी के क्या-क्या कैसे-कैसे होती है, कहाँ-कहाँ हो जाएगी, कब होगी, कब नहीं होगी। नहीं, वो नहीं पता। तो वो जो है वो मैंने बड़ा वो क्या है ना कि इंटरेस्टिंग साइंस है। हाँ, एक पार्टिकल कैन एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स, टू प्लेसेस। तो यस, ऐसे यस, यस। हुँ, ऐसा ऐसा थियोरी ऐसा ही हो रहा है इधर। पहले तो अंडरवेयर से शुरू किया था, अभी एक अंडे पे आ गया, तो ये क्वांटम जंप इसका। नहीं तो आपको क्या लगता है ये लंबे पीरियड तक सस्टेन करने वाला है? या कि हमें तो लग रहा है इतना लंबा तो कहीं भी नहीं हुआ, जितना बंगाल में चल रहा है। खैर आप लोगों ने सहा भी बहुत है, बहुत लंबे समय तक। हाँ, वही वही एग्जैक्ट कारण है कि इतना दिन का क्या बोलते हैं ना, वो पास जमा हुआ था, अभी निकल रहा है तो रुक नहीं रहा है। सो वो जब तक ये पुराना बैड पास नहीं निकलेगा तब तक लोग रुकेगा नहीं इस पे, क्योंकि एक बार मौका मिला है तो इसको तो अभी पूरा ख़त्म करके ही रुकेगा। और सबसे अच्छा बात है, चेंज, गवर्नमेंट चेंज तो हर जगह होता है और बजट हर जगह होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। बट इसमें पीपल का पार्टिसिपेशन और पीपल का जो एस्पिरेशन को हर डिसीजन में रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हर कोई डिसीजन, इवन वो मिड डे मील वाला डिसीजन हो या कहीं पे भी कुछ भी अदर डिसीजंस हो, सब जो जो लोग वोट किया था बीजेपी के लिए, इनके बहुत करीब का चीज़ों पे काम हो रहा है। तो ऑल दीज आर गुड पॉलिसी डिसीजंस। अभी अभी एग्जीक्यूशन का स्टेट आया है, एंड आपने तो इस बार आज का टॉपिक भी यूसीसी रखा है, सो दैट वुड बी द एसिड टेस्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, कैसे एग्जीक्यूट करता है विद ऑलमोस्ट 30% मुस्लिम पॉपुलेशन। तो ये तो हमारा बहुत, मतलब वन ऑफ द थ्री थिंग्स दैट बीजेपी। 30% तो क्लेम है सर। व्हाई हाँ, व्हाई डू वी सब्सक्राइब टू दैट क्लेम? वी हाँ। डोंट हैव टू सब्सक्राइब टू दैट क्लेम। वो हम्म, क्लेम हमेशा ज़्यादा होता है। हम्म, हाँ, वो तो है, वो तो है। तो अभी भी अभी आप वो एसिड टेस्ट होगा इनका। हमारे लोग कम क्लेम करते हैं जैसे वो एग्ज़ाम्पल है वो बताएँगे पंकज जी जो है वो आप तो थोड़ा दूर है ना, आप तो हुगली के उस पार है, ये हुगली के इस पार है। बांग्लादेश बॉर्डर से ज़्यादा निकट है नजदीक है। पंकज जी, हाँ जी। तो ये बताएँगे कब क कल को 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया था चीफ मिनिस्टर साहब का कि 10,000 तो चले गए और 2,000 डिटेंशन सेंटर में। अब ये 10,000 जो है वो अंडर स्टेटमेंट कहते हैं। इसी की जगह पे है अगर कोई मुसलमान होता और हिंदुओं को बाहर भेज रहा होता, तो 10 लाख बोलता। जी सर, ये तो सही है। एक्चुअली ये सर
शुभेंदु अधिकारी जी बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने कहा है, क्योंकि ये सरकारी आंकड़ा है जो बीएसएफ से मिला है, लेकिन ये इसमें वो आंकड़ा नहीं मिला हुआ है जिसकी तस्वीरें हम लोगों के पास आई थी कि ये जो इछामती रिवर है या विद्याधरी रिवर है, इन रिवर को क्रॉस करते हुए वो वापस जा रहे थे और बीएसएफ ने जिन लोगों को जाने दिया उसका डेटा बीएसएफ ने नहीं रखा है उस तरीके से, सिर्फ सरकारी आंकड़ा जो दिया गया है। इसीलिए सर आपने सही कहा है कि पार होने वाले लोगों की संख्या सरकारी आंकड़े में बहुत कम बताई जा रही है। लेकिन ये तो सच है कि यहाँ पिनाकीदा को भी पता होगा, क्योंकि पिनाकीदा जानते हैं यहाँ कि जो घुनी बस्ती है, जात्रागाछी बस्ती है, मध्यमग्राम बस्ती है, दमदम में बहुत सारी बस्तियां हैं, रेलवे के आसपास की झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियां हैं, पार्क सर्कस के पे एकदम रेलवे लाइन के ऊपर की बस्तियां हैं, वो बस्तियां जो खाली हुई है, उन बस्तियों का आंकड़ा अगर आप इकट्ठा करेंगे या उनको भी इसके साथ कंपेयर करेंगे तो सच में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा ही होगा। और सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों को अभी जाने दिया जा रहा है, उन लोगों को भी पता है कि अभी नहीं जाएंगे तो फंस जाएंगे। आने वाले दिनों में अगर जब इसके बाद होल्डिंग एरिया तो और ज्यादा बढ़ेगा, इसके बाद फिर जनगणना के बाद जब पूरा सिस्टम काम करने लगेगा ये इन लोगों को भगाने का, फिर तो समस्या हो जाएगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जब आएगा, उसके बाद जब उन लोगों का देश निकाला तो नहीं कहेंगे, उनकी जब देश वापसी होगी, जिस तरीके से घर वापसी होती है, उनकी भी घर वापसी जब होगी, तब तो वो फंसेंगे और बुरा फंसेंगे। तब तो इतना अभी तो शुभेंदु दा बोल रहे हैं कि वो लोग तो दामाद है नहीं कि उनको खाओ पिलाओ भागो भागो, तो भगा रहे हैं इसी तरीके से। लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम होगा बोल के वो लोग अभी कंटिन्यूअसली धीरे धीरे करके जा रहे हैं। भाई वो आप जानते हैं ना, वो मानुषेर भाषा वाले प्रवीर रण चौधरी जी को? अरे बाबा, हाँ हाँ हाँ। तो वो तो टाकी में रहते हैं, तो उनसे हम बात करते रहते हैं कई बार, तो वो टाकी के समाचार बताते रहते हैं कि भाई क्या हो रहा है नदी में। तो वो तो आंखों देखा हाल है, तो वो आंखों देखा हाल तो हम कैसे भूल जाए, हम उसको कैसे नकार दें। जब वो उधर से आते थे उसका भी आंखों देखा हाल, और इधर से जा रहे उसका भी आंखों देखा हाल। तो अभी हमने देखा, उस दिन भी मैंने बात किया था, शायद पंकज जी से बात किया था ऐसा कि भाई ये जो हाकिमपुर में जो लोग दिख रहे हैं, तो ये हाकिमपुर में क्यों दिख रहे हैं? ये हाकिमपुर से तो आए नहीं थे, तो जा क्यों रहे हैं हाकिमपुर से? सर हाकिमपुर तो उन लोगों को पता चल गया है कि ये एग्जिट पॉइंट जो है सेफ एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से निकलने दिया जा रहा है, इसीलिए वो लोग हाकिमपुर की तरफ जा रहे हैं। आने वाले लोग तो बहुत सारी जगहों से आए हैं, बहुत सारे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है जहाँ से दलाल वलाल, उस साइड में भी दलाल होते हैं और इस साइड में भी दलाल होते हैं, दोनों का कनेक्शन रहता है, इधर उधर दोनों मिलकर पार करा देते हैं। लेकिन हाकिमपुर से अभी सेफ एग्जिट हो रहा है, किसी को कोई मार नहीं पड़ रही है, होल्डिंग एरिया में भी नहीं रखा जा रहा है। वो जो सरकारी आंकड़ा 10,000 शुभेंदु जी बता रहे थे, उसमें करीब 1,000 से ऊपर होल्डिंग एरिया में भी लोग हैं। तो अगर दूसरे किसी बॉर्डर से जाने की कोशिश करते हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो फिर होल्डिंग एरिया में रखा जाएगा। और बीएसएफ उतने प्यार से बात करती नहीं है, उनका आरोप है। हमें तो लगता है कि बीएसएफ सबसे अच्छा ट्रीट करती है, बीएसएफ किसी को कुछ नहीं करती, लेकिन उनका आरोप है कि बीएसएफ मारती पीटती भी है। बीएसएफ के हाथ में डंडा जो होता है वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता है। बंदूक बीएसएफ जनरली नहीं चलाती है, लेकिन डंडा तो जरूर चलाती है, उनका आरोप है, हम नहीं मानते हैं। तो अगर ऐसा है तो उनको पता है कि वहां से अगर कहीं और से जाएंगे तो धर लिए जाएंगे, मारे पीटे भी जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि चलो हाकिमपुर से सेफली यहाँ पर पहले पुलिस रोक रही है, उसके बाद पुलिस सारा डॉक्यूमेंट दस्तावेज देखने के बाद बीएसएफ को हैंड ओवर कर रही है, फिर बीएसएफ बीजीबी से बात करके उनको पुशबैक करने की कोशिश कर रही है, या पुशबैक जहाँ पे थोड़ा मोड़ा 10% केसेस में अगर बीएसएफ नहीं मतलब बीजीबी अगर नहीं मानती है तो फिर रात में आसानी से जिस इलाके में उनकी पहचान है वहां फिर उनको पास करवा दिया जाता है। तो इसलिए वो हाकिमपुर में जा रहे हैं। अजय, हाँ, लेकिन अब चूंकि वो उधर से बीजीबी पुशबैक करती है, बीजीपी तो रेजिस्ट कर रही है ना, हाकिमपुर के सामने भी रेजिस्ट कर रही है, तो इसलिए इच्छामती की क्रॉसिंग जो है वो बढ़ गई। इच्छामती और उसके ऊपर आपके बसीरहाट में कौन सी रिवर है? विद्याधरी। विद्याधरी। तो ये जो नदी की क्रॉसिंग्स हैं वो बहुत बढ़ गई हैं और संख्या लाखों में है। ये तो अच्छी बात है। मैं पिनाकी जी के पास चलूंगा। पिनाकी जी, बाकी तो अभी हम आएंगे, जो आप लोग डीजे ट्रीटमेंट दे रहे हो उसकी भी बात करेंगे। जनरली मैं कभी भी स्टेट बजट की बात नहीं करता,
किसी भी स्टेट के बजट की बात मैंने आज तक नहीं की है। आज तक ही नहीं की है कि साहब की किसी स्टेट का बजट बड़ा शानदार आया या क्या नहीं आया। लेकिन बंगाल के बजट की बात मैं कर रहा हूँ, पहली बार किसी स्टेट के बजट की बात कर रहा हूँ। वो इसलिए कि बंगाल का बजट जो है, वो पिछले 70-80 साल के एक स्टैग्नेशन को उलटता दिख रहा है, और वाक़ई में दिख रहा है। जो प्रॉमिस किया था, वो एक्चुअली होता दिख रहा है। तो आपका क्या विश्लेषण है इसके बारे में? नहीं, देखिए, बंगाल का जो प्रॉब्लम है, ये पॉलिटिकल नहीं था, ये डेमोग्राफिक था। डेमोक्रेसी नहीं था, ये डेमोग्राफिक प्रॉब्लम था। तो इधर डेमोग्राफी को ठीक करने का आपका जो पहला मतलब पिछले वाला पॉइंट पे जैसे जिस पे पंकज बोल रहे थे, तो ये डेमोग्राफी को ठीक करना है, दैट इज वन। सेकेंड पार्ट है बजट के अंदर में जो जो प्रोविजंस किए हैं, इतना तो हम लोगों को बंगाल में रह के भी इतना बजट का क्या होता था नहीं होता था उतना आइडिया ही नहीं था। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आपने कभी बात नहीं किया, बंगाल में भी कभी बात नहीं होता था। कहीं पे 2% 4% इधर उधर घटा के ये लोग बजट बना के छोड़ देते थे। तो बट इस टाइम पे बजट का एक दूसरा ही डिमेंशंस खुल के आया है, जो कि बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग है, और उसका इम्पैक्ट आपको 10 साल बाद एक्चुअल पता चलेगा कि क्या होगा। जैसे कि हमारा बंगाल में मैं बजट का जो नेचर देख रहा हूँ कि ये जूट, स्टील और कोल, ये सब बंगाल का एक्सपोर्ट नहीं है। बंगाल का मेन एक्सपोर्ट है टैलेंट, और वो यंग टैलेंट को लेके आना, दैट इज अ थिंग दैट द बजट इज फोकसिंग ऑन। द बजट का 3-4 डब्ल्यू में ये बटा हुआ है। एक है वुमेन एम्पावरमेंट, एक है वेलफेयर स्टेट, एक है वेल्थ क्रिएशन, और एक है लुक टुवर्ड्स द वेस्ट, मतलब बाकी के इंडिया के साथ इसको जोड़ना। ये जो 4 डायरेक्शनल पॉइंट्स, मैं कार्डिनल पॉइंट मैं बोल सकता हूँ, इस बजट में बहुत अच्छी तरह से है। और गवर्नमेंट जॉब 1 लाख क्रिएट होगा कि नहीं होगा, इस पे चर्चा फजूल, मतलब क्या बोलते हैं ना, बेकार चर्चा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से किसी देश का, किसी राज्य का वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर नहीं जाता है। ये इंडिपेंडेंट वेल्थ क्रिएशन एवेन्यूज कराने का जो मुहिम चला है, एंड थ्रू बजट उसका प्रोविजंस भी है। सो दैट वुड बी द एसिड टेस्ट कि ये लोग हाउ दिस इज पैनिंग आउट इन द नेक्स्ट 10 years। ये आज का बजट नहीं है। और क्या है ना कि पहले वाले बजट्स जो थे, इसका जो और एक डायमेंशन में मैं इसको देख रहा हूँ कि पहले बजट होता था आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्शन होता था आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को इनकरेज करने के लिए। नेक्स्ट आया डेवलपमेंटल बजट, जिसमें जहाँ जब से मोदी जी टेक ओवर किया था, रोड्स, जॉब्स एंड ऑल दिस। बट दिस बजट में इसका डायरेक्शनल इज नॉट ओनली डेवलपमेंट और आइडेंटिटी, बट इट इज समथिंग मोर, इट इज मोर सिविलाइजेशनल बजट। इसको कैसे हम लोग एज अ बंगाल को पुराना बंगाल बनाए, जो बंगाल का ग्लोरी था उसको कैसे लौटाए, उसके ऊपर बजट है। नॉट बिकॉज बंगाल हैज टू बिकम अ गुजरात और बंगाल को कर्नाटक बनना है, बट बंगाल को खुद अपना बंगाल, पुराना बंगाल कैसे बनना है, इसका बजट मैं देख रहा हूँ। जी जी पंकज जी, आपकी टिप्पणी। सर, पिनाकीदा ने जो कहा वो तो पूरा सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ मैं थोड़ा ये भी जोड़ना चाहूंगा कि अभी वर्तमान जो मुद्दे हैं उनको भी कुछ कुछ एड्रेस किया गया है। जैसे मान लीजिए कि अगर बंगाल को अगर फास्ट फॉरवर्ड करना है या बंगाल को अगर आगे ले जाना है, तो रोड कनेक्टिविटी या जो यातायात सेवा है इसकी बहुत जरूरत थी। ममता बनर्जी 2011 से अगर 2016 तक अगर देखें, तो ये थोड़ा बहुत तो मानना ही पड़ेगा कि ममता बनर्जी ने कुछ कॉस्मेटिक डेवलपमेंट किया था। अच्छा, रोड नैरो रोड चौड़े हो रहे थे, रोड ट्रांसपोर्ट पे ममता बनर्जी ने काम किया था। बाद में ममता बनर्जी पूरा जो है वेलफेयर स्टेट पे चली गई, यानी कि पैसा दो वोट खरीदो। तो जहां सीपीएम छोड़ के गया था ममता बनर्जी 5 साल के बाद, वही फिर छोड़ के चली गई थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी जिस तरीके से पिनाकी दा ने बताया कि सिविलाइजेशनल को फिर रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसके साथ साथ जो है वर्तमान जो समस्या है रोडवेज, उस पर भी काम हुआ है। जैसे कि आप मान लीजिए
न्यू टाउन, कोलकाता के बाद सबसे ज्यादा लोग वहीं पे बसने या बसाने का प्लान है। फिर जितना भी कारखाना या डेवलपमेंट का काम होगा, जितनी भी फैक्ट्रीज आएगी कोलकाता के आसपास में जो आएगा, उसको न्यू टाउन में ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन न्यू टाउन का कनेक्टिविटी उतना अच्छा नहीं है, तो न्यू टाउन के कनेक्टिविटी के ऊपर इस बार फोकस किया गया था। 900 करोड़ एलिवेटेड कॉरिडोर फॉर न्यू टाउन, चिंगलीघाटा न्यू टाउन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। भागीरथी जिस इलाके की हम बात करते हैं, उस इलाके में भागीरथी के ऊपर ब्रिजेस का है, तो ये रोडवेज पे भी काम हुआ है। फिर आपका एक कल्याणी में एक एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के ऊपर काम हो रहा है। तो इस तरीके हाँ। से जो है कंस्ट्रक्टिव काम अरे जो है वो वो एक वो ब्रिज जो खो गया था वो भी दोबारा बनाया जा रहा है ना, वो जी जी जी। शांतिपुर कालना। और सबसे बड़ी बात है कि जिसके लिए लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था कि तुष्टीकरण की राजनीति ना हो, उसको भी शुभेंदु अधिकारी जी ने एड्रेस किया है। पहले 5,000, 6,000, 7,000 करोड़ का बजट होता था, उसको कमा के एकदम खत्म नहीं किया है, ताकि पूरी तरीके से लोगों में उनको भी, वो भी हमारे ही लोग हैं, इसलिए उनको थोड़ा बहुत तो दिया गया है। 2,000 करोड़ दिया गया, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा ही है। और ये तो अगर दिलीप घोष या 2100 करोड़ बहुत होता है भाई, इतना ज्यादा बहुत क्यों होता है, दिया गया? तो वही तो बात है। दिलीप घोष होते तो शायद ना देते। इमामों का सैलरी खत्म किया गया कि नहीं किया गया? हाँ वो तो है, इमाम और पुरोहित जो जितना भी वो भत्ता था, दोनों को खत्म किया गया। हाँ, पुरोहित तो मांग भी नहीं रहे थे, वो तो जबरदस्ती। नहीं, पुरोहित मांग भी, और सच बात है कि सर पुरोहित मतलब अगर ब्राह्मण देखे तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण थे भी नहीं। शाह, मंडल, विश्वास, मैं कोई ब्राह्मण हो ना हो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें भी वो घपला था, ऐसा नहीं था कि घपला नहीं था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब पिनाकी जी बताएंगे हमको ये डीजे ट्रीटमेंट क्या होता है और कैसे चल रहा है, इसके आगे के क्या डायमेंशंस आने वाले हैं, पहले अभी जो बीत गए वो क्या थे, वो थोड़े से बताएं साहब। जो बड़े बड़े गुंडे हैं उनकी हायरार्की क्या है, उनमें से कौन पकड़े गए, कौन बचे हुए हैं, आगे क्या होगा? नहीं, डीजे ट्रीटमेंट का जो बात है ना, वो खैर वो तो डाई डाउन कर जाएगा, आदमी कितना नाचेगा इसके ऊपर, बट वो एनर्जी का बात रहता है, और बंगाली में एनर्जी वैसे ही कम है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिन तक ये डीजे ट्रीटमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो मैसेज देना था ये जो करप्ट लोगों को, वो बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। अंडरवेयर में पैरेड कराना हो या अंडे का ट्रीटमेंट हो, कुछ भी हो, तो अभी जो ट्रीटमेंट जिसको देना है वो अभिषेक बैनर्जी को देना है। उसने उसने हाई कोर्ट में बाहर जाने का एक प्ली डाला था, वो रिजेक्ट हो गया। वो बहुत ही अच्छा है, सुनने में आया कि उसका अपना कोई आइलैंड है जहाँ पे वो जाना चाहते हैं, ये कुछ लाख करोड़ आइलैंड का। है? अच्छा हाँ। साहब, हमको, हम लोगों को ले जाएंगे क्या? ले जाना चाहते हैं आपको तो आइलैंड? आप पहले आदमी होंगे जिसको लेके जाएगा वो। सर जिसकी जिसकी रशिया में गर्लफ्रेंड हो सकती है उसके आइलैंड क्यों नहीं हो सकता? आइलैंड वाइलैंड तो इसीलिए खरीदते हैं लोग। हाँ नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। ये लोग जो है वो भारत का विस्तार कर रहे हैं, 2-4 आइलैंड खरीद के, लेकिन उसको भारत में इंडियन टेरिटरी का पार्ट बना दें तो लोग उनको और भी अप्रिशिएट करते हैं। वो वो तो किए हमारा एक नहीं। बाबा ने बनाया था ना, वो क्या नाम था उसका? नित्यानंद जी महाराज। नित्यानंद जी, हाँ, क्या नाम रखा था? कैलाश, पासपोर्ट कैलाश। कैलाश, लेकिन वो वर्चुअल है, वो नहीं है एक्चुअली, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। फिजिकल एग्जिस्टेंस तो बहुत पता किया, कहीं पता ही नहीं चला। तो नहीं किसी ने नहीं, कहा कि है। कह रहे कि साहब ये तो वर्चुअल है। कोई है कहते हैं, कोई आइलैंड है उधर आपके ये सुनने में तो आया था कि है। ऑफ द कोस्ट ऑफ इक्वेडोर। हाँ हाँ, ऑफ द कोस्ट ऑफ इक्वेडोर। तो खैर उसी से आइडिया लिया होगा इन्होंने, भक्त है वैसे। तो जो बात है कि ये अभिषेक बैनर्जी का ट्रीटमेंट सही से हो जाए तो आगे चल के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वो जब तक नहीं डिलीवर होगा, उनका अरेस्ट नहीं होगा, तो तब तक आदमी को शांति नहीं मिलेगा। इतना करप्शन एक बंदे ने इतना कम उम्र में कर लिया, तो आई कांट इवन इमेजिन कि क्या आगे चल के इसके पास पावर आ जाता। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, अगर टीएमसी जीता होता तो हम लोग आज बंगाल में सेपरेटिस्ट मूवमेंट 50 डेज के अंदर स्टार्ट हो गया होता, जहाँ पे ममता बनर्जी
प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्ला बोल के कुछ मुहिम चलाया होता। तो ये सब चीज़ों से हम लोग बहुत मतलब बाल बाल बच गए, जो बोलते हैं। जी पंकज जी, जी सर। आपकी सर ये टिप्पणी। तो सच है सर, 100% मैं एग्री करता हूँ कि ये तो एकदम सच है। अगर इस बार ममता बनर्जी जीत जाती तो वो तो जिहाद को प्रमोट करती थी, मुझे एक तो बात एकदम। बताइए, जी सर। ये जो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी को छोड़ दीजिए, फिरहाद हकीम को भी छोड़ दीजिए, जो नॉन एमएलए क्या, एमएलए भी कई थे उसमें, तो सबसे बड़ा गुंडा कौन था? इट्स अ टफ क्वेश्चन, आई नो, बट स्टिल। मतलब इसको सर, सबसे बड़ा गुंडा तो ममता बनर्जी थी, उससे बड़ा गुंडा वो तो मैंने कहा पश्चिमी में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को और छोड़ उनको छोड़ दीजिए। के उसके बाद असल में सर है क्या, यहाँ पर सब एक ही पोस्ट था, बाकी सब लैंप पोस्ट था। सब उनका कहा मानते थे, जैसे उनका आदेश आता था आदेश को पालन करते थे। लेकिन एक्चुअली उस तरीके से अगर गुंडा बोले तो बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली गुंडागर्दी करते थे, खुद तो नहीं करते थे लेकिन करवाते थे। जैसे उदयन गुह नॉर्थ बंगाल में सबसे बड़ा गुंडा, अगर नॉर्थ बंगाल का बोले, हर इलाके का एक एक जागीरदार था। नॉर्थ बंगाल में जैसे उदयन गुह सबसे बड़ा गुंडा था, वो गौतम भी देव छोटा अंदर है मोटा अभी। गुंडा था। जी। तो अगर आप शेख शाहजहां को बीरभूम बीरभूम में ले लो इसको, बीरभूम में अनुब्रत अनुब्रत मंडल, वो इकलौता सबसे बड़ा गुंडा था। उत्तर 24 परगना में बसीरहाट मुस्लिम एरिया में शेख शाहजहां बड़ा गुंडा था। और दक्षिण 24 परगना में पुष्पा को तो अभी देखा है लोगों ने, लेकिन इससे बहुत बड़ा गुंडा वो जो बारुईपुर वाला है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, माचोर, शौकत मोल्ला। शौकत मोल्ला शौकत उस मोल्ला। इलाके का सबसे बड़ा गुंडा था। शौकत मोल्ला के पहले वहां और एक भाईजान थे। इस तरीके से हर हर समय में एक एक गुंडा ममता बनर्जी ने एक एक इलाके में जागीर दे के रखा था। तो और वो लोग सब ये जागीरदार आपका नहीं थे। ये अब्दुल बारिक विश्वास, ये कौन, ये क्या हाँ, है? वो तो चरकरी, मतलब वो क्या बोले, वो तस्कर, एक तस्कर था। तस्करी करते 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 वो पार्टी मैन बन गया। तो इस तरीके से हर इलाके में ये गुंडा था। अब जिस इलाके में जाएंगे हर इलाके का एक एक इस तरीके का गुंडा था। तो मान लीजिए जैसे जैसे राजारहाट में एक जमाने में सब लोग दोला सेन के नाम पे खौफ खाते थे। दोला सेन ने इस इलाके में राजारहाट में सैकड़ों मंदिरें उस समय तोड़वाई थी, वो रोड को एक्सपेंशन के नाम पे। ये तो वैसे नक्सल माइंडसेट की ही। तो हर हर जमाने में या 5 साल बाद वो ममता बनर्जी सबको रिशफल करती थी या इधर उधर एक इलाके में भेज देती थी। आपका हावड़ा के भी तो कई गुंडे थे ना, क्या नाम है, हावड़ा के शहीद भी थे प्रसून बनर्जी इटसेल्फ, आकाश सिंह, आकाश जी सिंह, जी। प्रसून इस तरह के बनर्जी। बहुत सारे गुंडे थे वसूल वाले, इधर के वसूली। आपके क्या क्या बोलते हैं, इसका भी तो है ना, का जावेद अहमद, वो तो एमएलए भी है, वो भी गुंडा जी था जी बड़ा। जी। वो थे। और परेश पाल कोलकाता, सेंट्रल कोलकाता, मतलब बेलेघाटा अगर इलाका के बोले, मतलब जहाँ से कलकत्ता शुरुआत होता है, नॉर्थ 24 परगना एंड होता है, उस इलाका में बेलेघाटा, उस सब इलाके में परेश पाल बहुत बड़ा, एक जमाने में बहुत बड़ा। वो तो खुद मैंने खुद अपने मशीन लहराते उनको देखा। मशीन मतलब बंदूक, पिस्तौल। मैंने खुद 2016-17 के इलेक्शन में उनको सुभाष चक्रवर्ती के घर के सामने मशीन बंदूक लहराते देखा। फिर हम लोगों ने वहाँ रिपोर्टिंग करने की कोशिश की, तो हम लोगों के पीछे वो दौड़ पड़े थे, फिर हम लोग भागे थे जान बचा के। तो हर इलाके का अपना अपना एक गुंडा था, और वो गुंडा भी 5 साल 10 साल बाद ममता बनर्जी बदल के फिर नया गुंडा लाती थी। हर गुंडे को एक नया जागीर फिर मिलता था। तो इस तरीके से पूरा नेटवर्क ममता बनर्जी हर जगह चलाती थी। एक्चुअली सबसे बड़ा तो गुंडा बोलिए तो ममता बनर्जी थी। खुद बोलती थी, आमी गुंडा कंट्रोल करी, मैं गुंडा कंट्रोल करती हूँ। किसी मुख्यमंत्री के मुंह से भारतवर्ष में किसी ने नहीं सुना होगा कि वो बोलेगा कि मैं गुंडा कंट्रोल करता हूँ या मैं खुद गुंडा हूँ। फिर लेकिन गुंडा यही अरेस्ट हो जाता है तो उसको जेल से थाने से जी छुड़ाने के लिए चला जाता है। जी चला जी जाता जी, एकदम। हाँ, पर्सनली चला जाता है। 2021 के चुनाव में, 2021 के चुनाव के बाद, जस्ट बाद 1-2 दिन के अंदर में, जब नारदा केस में बॉबी हकीम, सुब्रतो मुखर्जी, शोभन बाबू को जब अरेस्ट किया गया था, उस समय तो ममता बनर्जी खुद दौड़ पड़ी थी निजाम पैलेस जाके। सबको उन्होंने एकदम जबरन वहां से, एक तरीके से जबरन ही वहां से उन्होंने ये पावर का मिसयूज करते हुए, फिर बाद में उन लोगों को बेल भी हुआ था। लेकिन ममता बनर्जी अगर उस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करती तो उस दिन शायद बेल भी नहीं होता। जी जी जी। तो अब ज्यादातर गुंडे अंदर हैं या कुछ अभी बाहर हैं? सर
जो देख रहे हैं वो 10% है, अगर सच बताएं तो। बहुत जगह पे ये एलिगेशन आ रहा है कि लोकल, अब एलिगेशन है, इसकी सच्चाई मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एलिगेशन तो ये है कि बहुत जगह टीएमसी के साथ बीजेपी में कुछ अंडर द टेबल दोस्ती लोग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मैक्सिमम जगह पे तो सब बाहर ही है। जैसे उत्तरपाड़ा में तो पिनाकी दा बता पाएंगे, मैं वहाँ के छोटे लीडर्स को उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अगर जहाँ पे मैं रहता हूँ नॉर्थ चौबीस परगना के इस साइड, मतलब दमदम में, यहाँ दमदम में नॉर्थ दमदम का सबसे बड़ा जो गुंडा था विधान विश्वास बाहर है। फिर न्यू बैरकपुर का जो एक गुंडा था बुलू, साधन घोष का बेटा बुलू घोष, वो बाहर है। दमदम में जितने भी थे हरिंदर सिंह, बोरुन नट्टो, ये सब बाहर है। अगर सुजीत बोस के इलाके में देखें तो सुजीत बोस अंदर है, लेकिन सुजीत बोस का लिए जो सबसे ज्यादा काम करता था निताई दत्तो, सुजीत बोस का सबसे क्लोज एसोसिएट, सुजीत बोस के नाम पे वही एक्चुअली गुंडा राज चलाता था, वो बाहर है। तो सब्यसाची दत्तो अंदर है, लेकिन सब्यसाची दत्तो का सबसे जो पावरफुल मैन था भौजाई, भौजाई बाहर है। तो सब तो मैक्सिमम तो बाहर ही है। तापस चटर्जी न्यू टाउन का बाहर है। वो तापस चटर्जी के जितने भी एसोसिएट थे भागे हुए हैं, लेकिन बाहर हैं। भागे हुए मतलब क्या, कहीं चोरी छुपे जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, अरेस्ट नहीं हुए हैं। तो जो हम लोग अरेस्ट देख रहे हैं वो 10% है। एक्चुअल सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग अभी भी बाहर है, सब भालो तृणमूल बनने की फिराक में है। बोलो तृणमूल। भालो तृणमूल, गुड तृणमूल। गुड तृणमूल। तो ये महुआ मैत्र क्या बन रहा है? ऋतुव्रत बनर्जी का तृणमूल। अच्छा, हाँ, महुआ मैत्रा की वो कोलकाता आ गई क्या वापस? सर महुआ मैत्रो ने आज ट्वीट किया है, मैंने खुद देखा है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने जो उनकी जो पुराना एक ये था, वीडियो था, जिसमें वो बता रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने एक जमाने में उनको कॉन्डोल ये किया था कि बोला था कि चलो बहन कुछ नहीं, सब ठीक है, जब उनको टिकट विकेट नहीं मिला था इस तरीके का। आज वो बोली है और ट्विटर पे ही उन्होंने लिखा है कि मैं गद्दार नहीं हूँ, वो मेरा पुराना वीडियो है, उसको दिखा के एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, मैं ममता बनर्जी के साथ ही हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वो गद्दार नहीं है। उन्होंने लास्ट लाइन में लिखा भी है कि वो गद्दार नहीं है, और इसका मतलब ममता बनर्जी के साथ ही अभी है। यानी अगर शुभेंदु दादा की तारीफ कर रही हैं तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि वो शुभेंदु के प्रति गद्दार नहीं है। जी। सब वही है सर, सब भालो तृणमूल बनने की कोशिश है, और जब चांस मिल जाएगा तो चांस पे डांस करेंगे, तब तक हम गद्दार नहीं हैं। उसके बाद बोलेंगे नहीं अभी भी गद्दार नहीं हूँ, लेकिन मुझे याद आ गया था। उसमें तो उन्होंने ये भी कहा था कि ममता जी ने टिकट नहीं दिया था। वो फिर ये बोलेंगे ममता जी ने मेरे साथ फलाने फलाने दिन वो अन्याय किया था, मुझे याद आ गया, इसलिए विवेक तारोना है, मतलब टोल की बात सुनते हुए वो ये कर रही। पिनाकी जी ये बताएं, ये कार्तिक महाराज के नेतृत्व में एक ये रीनेमिंग कमेटी बनाई गई है। हाँ। तो ये रीनेमिंग कमेटी किसकी रीनेमिंग करेगी? अभी तो खाली सोहरावर्दी एवेन्यू का किया है, बाकी और कौन कौन सी जगह जो है उनकी रीनेमिंग होगी? और आप भी सजेस्ट करें कि रीनेमिंग अगर करनी है तो मुर्शिदाबाद का नाम क्या रखा जाएगा, अलीपुर का नाम क्या रखा जाएगा, बशीरहाट का नाम क्या रखा जाएगा? इन सबके नाम सजेस्ट करें कृपया पिनाकी जी। तो वो तो मुझे अभी वेद उपनिषद लेके बैठना पड़ेगा सर, उसको तो कार्तिक महाराज को फीडबैक हमको जो है वो इनपुट तो देना पड़ेगा ना। अभी आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं, जरा पिनाकी जी करें। नहीं वो बताइए और कहाँ का आप चेंज करेंगे, जरा जल्दी बताइए मुझको। मुझे बहुत सारी जगहों के नाम चेंज करने हैं। आरामबाग, आई डोंट नो क्या है उसका नाम। और आराम तो मैंने देखा है, ये आराम तो एक संस्कृत शब्द है, तो इसलिए आराम बाग नहीं चेंज होगा। आराम करके जो अलग अलग जो उद्यान होते हैं, उन उद्यानों में एक उद्यान का प्रकृति जो है उसका नाम आराम भी लिखा गया। अच्छा, तो मुर्शिदाबाद का नाम तो चेंज होना ही चाहिए। प्रतापादित्य नगर कहाँ बनेगा ये बताइए? प्रतापादित्य तो नॉर्थ चौबीस परगना और नदिया इस इलाके के नेता थे, तो यहाँ कहीं नाम बदल होगा, बसीरहाट का नाम बदल के कर सकते हैं। मुर्शिदाबाद का पिनाकी दा मैं बताता हूँ, वो शशांको राजा शशांको थे ना, तो राजा शशांको के नाम पे वहां पे कर दिया जाना चाहिए। शशांको का नगरी का जो नाम था उस समय, उस नाम से वो हो जाए, या शशांको जी के नाम पे भी हो सकता है, क्योंकि
मुर्शिदाबाद तो उन्होंने ही बसाया था, तो राजधानी थी पश्चिम बंगाल की उस समय। जगत सेठ नहीं, जगत सेठ तो वो तो अच्छा जगत सेठ तो जगत सेठ एक उपाधि थी, जगत सेठ नाम नहीं था। नहीं, वो जो जो अपना बैंकर था ना इसका। हाँ, तो मालदा का नाम तो आदिनाथ नगर। नहीं सर, मालदा का नाम गौर रखना चाहिए, गौर हिस्टोरिकल नाम है हमारा। अच्छा, गौर हम लोगों का हिस्टोरिकल नाम है, इतिहास में वो गौर ही नाम था। और गौर बंगाल की राजधानी थी, एकदम गौर नाम से ही होना चाहिए। ये तो जयपुर 3 का नाम तो आ महारानी गए। भी तो उधर से ही है सर। और आदिनाथ वो कर सकते हैं, वो पांडुआ जो नाम था, वो पांडुआ तो वैसे पांडव के नाम से है, लेकिन जहाँ पे आदिनाथ मंदिर है उस जगह का नाम पांडुआ है, वो मालदा से थोड़ा दूर है। तो उसका नाम पांडुआ पांडुआ तो हमारा इधर सही है। हाँ ना, तुम्हारे पांडुआ अलग है, मतलब आप लोगों का जो पांडुआ है वो तो हुगली वाला पांडुआ है, लेकिन आदिना मस्जिद या आदिनाथ मंदिर जहाँ पे है, इसको लेके कंट्रोवर्सी है, वो पांडुआ में है। मालदा का मतलब उस जगह को भी पांडुआ बोलते हैं, वो मालदा का पांडुआ है। हाँ, तो अलीपुर का नाम बताइए। अलीपुर का नाम सर किसी भी हिंदू राजा के नाम पे रख सकते हैं, जो जिन्होंने इस ये पे यहाँ पे उन्होंने शासन किया था। इससे पहले तो वो उतना फेमस नहीं था उस जमाने में, लेकिन किसी की भी के नाम पे रख सकते हैं। कोलकाता में बहुत सारे ये थे, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे ही रख दीजिए, विवेकानंद जी के नाम पे रख दीजिए, किसी के नेताजी नगर कर दीजिए। वैसे तो नेताजी नगर है कलकत्ता में, तो नहीं कर सकते हैं। किसी भी महापुरुष के नाम पे वो कर सकते हैं, लेकिन इस पे सर मेरा ये दिमाग ये रहेगा कि सिर्फ अली और अब्दुल के नाम पे नहीं, यहाँ पर बहुत सारे और भी ये है जिनका भारत से कोई कनेक्शन नहीं है। ये बहुत यहाँ पे होचिमिन सरोनी है, यहाँ लेनिन सरोनी है, कार्ल मार्क्स सरोनी है, यहाँ पर मतलब पता भी नहीं मुझे, स्टालिन सरोनी है, स्टालिन नगर है। तो ये जितना भी मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, ये भी तो अपने देश के आक्रांता है। ये इन्होंने भारत पे आक्रमण पॉलिटिकली किया है, लेकिन अपने देश के तो ये आक्रांता है। स्टालिन, लोग बताते हैं कि स्टालिन 2 करोड़ लोगों को शायद मारा, ये किया होगा। हाँ, फिर माओ जेडोंग ने अपने कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम पे लोग बोलते हैं कि लाखों लोगों की उन्होंने हत्याएं करवाई थी। 6.5 करोड़। अच्छा चलिए ठीक है, वो पता नहीं मुझे, जो भी हो। तो मतलब जो अपने देश में हत्यारा है, उस अपने देश के हत्यारे को फिर हम अपने देश में हीरो क्यों बनाए? तो मेरा ये कहना रहेगा कि सिर्फ अब्दुल चाचा का नाम ना बदलें, लेनिन चाचा, मार्क्स चाचा का भी नाम पे भी जितने सारे ये है बहुत कलकत्ता सारे अभी भी इंग्लिश अंग्रेजों के नाम पे रस्ता है। और क्रूएल अंग्रेजों के नाम पे है, ऐसा नहीं कि अच्छे अंग्रेजों के नाम पे। अंग्रेजों में शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है कि जो अच्छे अंग्रेज थे, हम लोगों का भला किया है, भगिनी निवेदिता जैसे, उनके नाम पे रहेगा, चलिए ठीक है। लेकिन हेस्टिंग्स, अभी भी हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स तो बहुत क्रूएल आदमी था। हेस्टिंग्स के नाम पे अभी भी हेस्टिंग्स भवन है, हेस्टिंग्स के नाम पे जगह है। तो हेस्टिंग्स जैसे लोगों का नाम भी यहाँ से ओमिट करना चाहिए, सिर्फ अब्दुल चाचा का नाम नहीं। जितने भी आक्रांता है, अपने देश के आक्रांता हम लोगों पे थोपा गया, या अब्दुल चाचा जैसे लोग, या अंग्रेज भी आक्रांता ही थे, तो अपने देश के आक्रांता हो या हमारे देश के ऊपर आक्रमणकारी हो, जितने भी हो, सबका नाम एक साथ बदलना चाहिए। और ये मैं कहूंगा कि बंगाल से दिल्ली को भी सीखना चाहिए। दिल्ली में तो सबसे ज्यादा आक्रांताओं का नाम है। बिल्कुल तो बिल्कुल, बंगाल की तरफ ये से बिल्कुल सही निवेदन बात है रहेगा आपकी, सर, 100% एग्रीड। बंगाल की तरफ से निवेदन रहेगा मोदी जी को, अमित शाह जी को, कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, आप टुमारो नहीं, शाम को कम से कम सीख लीजिए। नहीं बिल्कुल, अहमदाबाद का नाम भी बदलिए, कर्णावती रखिए। हाँ सर, आपने अच्छा बोला। शशांकों का राजधानी था कर्णो सुबर्णो, ये नाम था, कर्ण सुवर्ण। कर्णो सुवर्ण, तो मुर्शिदाबाद का नाम कर्णो सुबर्णो कर सकते हैं, ये याद आ गया मुझे। कर्णो सुवर्ण, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, शेक्सपियर सरोनी का क्या करोगे फिर? शेक्सपियर सरोनी का कालिदास नगर। जी कालिदास सरोनी, शरणी तो रख ही सकते हैं। बंगाल में मार्ग भी चलता है, सरोनी ज्यादा चलता है, तो ठीक है। ये बताइए कि एक विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था मुंबई में, उसका तो नाम बदल गया, आपके विक्टोरिया मेमोरियल का नाम कब बदलेगा?
सर वैसे ऑफिशियली तो नाम बदला गया था, नेताजी के नाम पे किया गया था, लेकिन अभी भी लोग उसको विक्टोरिया मेमोरियल ही मतलब उसको अच्छा, नाम बुलाते हैं। बदला हुआ है क्या? क्या जी, नाम? हाँ, मुझे प्रधानमंत्री भी जी पता आए नहीं थे, था उसका नाम बदल प्रधानमंत्री, हाँ, उसका नाम बदल गया, मुझे पता नहीं था। प्रधानमंत्री जी आए थे, उसके बाद उन्होंने वहां पे ये किया था, नेताजी के नाम पे रखा था, लेकिन नाम वो ऑन द पेपर अभी भी वो मतलब जो छापा जाता है विक्टोरिया मेमोरियल का पास, उस पर अभी भी चेंज नहीं हुआ था। याद होगा पिनाकी दा, उस पर ममता बनर्जी को बुलाया गया था, ममता बनर्जी पे कुछ कुछ जय श्री राम टिप्पणी हुई थी, ममता बनर्जी बहुत चिल्लाने लगी थी, और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा, देखिए आपके सामने मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है प्रधानमंत्री जी। वो वही वाला प्रोग्राम था। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि उस प्रोग्राम के बाद उसके अंदर मतलब अंग्रेजों से ज्यादा जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको ज्यादा डिस्प्ले उसमें फिर विक्टोरिया मेमोरियल में फिर किया गया था। इससे पहले ज्यादा अंग्रेजों का डिस्प्ले वहां पे था, अंग्रेजों की तलवारें, अंग्रेजों की बंदूकें, अंग्रेजों का सारा साजो सामान। उसके बाद उसको चेंज करके पूरा शिफ्ट किया गया है, अब ज्यादा वहां पे यही दिखता है, भारतीयकरण हो गया है उसका। अच्छा, तो वही तो, अगर नाम है उसका तो नाम पॉपुलराइज किया जाना चाहिए। हाँ, करना तो चाहिए। हमारे, उनको तो कोई इंटरेस्ट था नहीं देवी जी को, तो हमें नहीं, तो इंटरेस्ट है उसमें। और जिनके नाम पे है वो एक बार भी वो तो आई भी कभी नहीं आया थी, नहीं। वो कभी विक्टोरिया देवी जी आई ही नहीं यहाँ पे। वो तो यहाँ शायद हाँ। जॉर्ज सिक्स या इस तरीके से कोई होंगे, वो एक बार कलकत्ता आए थे। किंग जॉर्ज फिफ्थ जब आए थे उस टाइम उसके हाँ माँ हाँ हाँ। के मेमोरियल के हिसाब से इसको बनाया गया था। इसमें तो हमारा ये तो बता रहा है गूगल, he has not been renamed. Proposals to name it after Netaji Subhash Bose or Rani Lakshmibai. The landmark officially remains the Victoria Memorial Hall. Or exhibition space has been designated as the Biplobi Bharat Gallery. हाँ, वो दो तरह, सेकेंड फर्स्ट फ्लोर में दाई तरफ है घुसने में। जी। विप्लवी। तो भैया आप लोग तो कम से कम जो बंगाल के आपके यूट्यूबर हैं तो डिमांड उठाइए कि इसका नाम बदला जाए विक्टोरिया मेमोरियल का। क्या विक्टोरिया विक्टोरिया? फिर सर वो 250 किलो का वहाँ एक ब्रोंज मूर्ति है, फिर उसको भी गला के फिर नेताजी के नाम पे कर दें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। थोड़ा बहुत इक्का दुक्का है, वो बताते ना, वो क्या उसका, हमारे जो वो धनखड़ साहब जब बने थे तो बता रहे और थे कि सबसे बुरा ये ये हमारी लगता जो है, ये जो चेयर है, ये इस पर कर्जन ने बैठ के और बंगाल पार्टीशन का डॉक्यूमेंट साइन किया था। सबसे बुरा मुझे ये लगा सर वहां कि वहां अंदर जाते ही दाई तरफ तात्या टोपे जी की वहां उनका बाल मतलब बाल कट करके वो एज ए साइन ऑफ विक्ट्री अंग्रेजों ने रख लिया था, आज भी वो डिस्प्ले है। और उनका जो पोशाक था, राजकीय पोशाक जिनमें उसका देहांत हुआ था, वो सारा आज भी वहां पे रखा हुआ है। आज भी देखने से लगता है कि हम लोग किस तरीके से बुरी तरह हारे थे। वो पूरा डिस्प्ले उसी तरीके से अंग्रेजों ने बनाया था, आज भी उसी तरीके से। वो ऊपर में जरूर चेंज हुआ है, लेकिन कुछ कुछ अभी भी है जिसको देखने से आपको ये लगेगा कि ये सब यहाँ पे इस तरीके से कम डिस्प्ले तो नहीं होना चाहिए था। तो आप थोड़ा सा जरा बात कर ले, जो दो नई चीजें हैं प्रपोज की जा रही हैं पिनाकी जी। हाँ, अब यूसीसी की बात हो रही है कि साहब की यूसीसी मंडे को ही इंट्रोड्यूस हो कर दिया जाएगा। जाएगा शायद बिल विधानसभा में। तो आपने इतनी जल्दी यूसीसी का मसौदा कैसे बना लिया, या कि फिर गुजरात या असम से सीधे सीधे बोरो कर लिया? क्या है, क्या चर्चा क्या है? आई थिंक ये तो ड्राफ्ट प्रपोजल टेबल होगा, अभी रूल्स तो बाद में फ्रेम होगा इसका। नहीं, रूल्स तो बाद में ही फ्रेम होता है, तो ड्राफ्ट हाँ, बिल आएगा ना, तो वो बिल हाँ, इतनी जल्दी यदि है तो इसका मतलब कहीं से अडॉप्ट किया जा रहा है ना। तो कौन सा सर मॉडल है? असम मॉडल है, गुजरात मॉडल है, उत्तराखंड मॉडल है? अब वो पता नहीं, बट यूसीसी में तो 4-5 चीज ही होती है ना, मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन और उसके बाद आपका सक्सेशन, इनहेरिटेंस, यही तो है। उसमें तो कोई वॉरशिप के ऊपर कोई प्रावधान नहीं है, या कोई दूसरा कुछ रिचुअल्स करने पे कोई रोक टोक नहीं है। तो ये सब तो सिर्फ अपना जो बेसिकली तो इम्पैक्टेड पार्टी एक ही है, शरिया लॉ मानने वाले, तो उसको वो करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं है। ये तो सभी यूनिफॉर्म ही होना चाहिए
हर स्टेट में। मुझे पता नहीं कि क्या डिफरेंस है गुजरात मॉडल या उत्तराखंड मॉडल में, बट वो तो सेम टेम्पलेट यूज होना चाहिए। जी पंकज जी। सर, सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रयास है शुभेंदु अधिकारी जी का, ये मुसलमान या कोई भी है उनको दोयम दर्जे का नहीं, सबको एक समान बनाने का पहल है। शेरवानी टू शेफर्ड जब बोलती रहती है ना कि मोदी जी मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है, ये पहल तो दोयम नहीं, एक जैसा बनाने की कोशिश है। ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो सब एक जैसा रहेंगे। जो संविधान के नाम पर मुसलमानों को एक जैसा नागरिक बनाने का या एक उनका भी समान हक होगा, ये उन पैरवी जो लोग करते हैं उनके लिए तो ये नाचने का समय है कि मुसलमान भी अब सेम रहेगा। पहले मुसलमान या तो स्पेशल या कम, ऐसा कुछ था। लोग बीजेपी वाले बताते हैं कि मुसलमान को दामाद जैसा ट्रीटमेंट मिलता था, सच्चर कमेटी बताती है कि मुसलमान को कुछ नहीं मिला है। तो हम लोग तो सर कंफ्यूज थे। तो शुभेंदु अधिकारी जी ने अच्छा पहल लिया है कि ना वो दामाद रहेंगे ना वो कम रहेंगे, एक बराबर में रहेंगे। तो उनको खुशी होना चाहिए मेरे हिसाब से कि सबको समान हक मिलेगा। और इसका जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है वुमन है। ये तो जी यूनिफॉर्म सिविल कोड का हर एक प्रोविजंस का जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो वुमेन है, बैकवर्ड क्लास वुमेन है या मुसलमान वुमेन है। और जैसे हमारा सिर्फ वुमेन रिजर्वेशन बिल में 33% देने से ये प्रॉब्लम, एम्पावरमेंट का प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है, उसके साथ यूसीसी होना इक्वली इम्पोर्टेंट है पूरा देश में। एंड बंगाल अगर ये करता है तो that would also set a precedence for other states. करेक्ट। ये आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि एम्पावरमेंट विदाउट यूसीसी इज इनकम्प्लीट। और दूसरा बड़ा प्रोविजन मैंने सुना कि भाई एंटी करप्शन बिल में अमेंडमेंट लाया जा रहा है और उसमें प्रॉपर्टी का कॉन्फिस्केशन और ये सब और नीलाम करके उसका नीलामी का ये सब होगा। तो ये तो ममता दीदी के ऊपर बड़ा अत्याचार होगा। ममता दीदी के पास क्या बचेगा फिर? नहीं, कुछ नहीं। उनका तो बचने का तो कुछ नहीं है, उनको चाहिए भी नहीं एक्चुअली। जेल में तो सभी मिलेगा उनको, वैसे तो वो क्या करेगा? मतलब आप लोग चाहते हैं कि ममता दीदी जेल जाए? जरूर सर, मैं एक सवाल सर आपसे करना चाहूंगा। सवाल नहीं करना चाहिए, अच्छा यूसीसी इम्प्लीमेंटेड है सर। जेल के अंदर तो यूसीसी सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेड है कि सब प्रिजनर को सेम राइट, सेम बिस्तर, सेम कंबल। तो नहीं, वहाँ भी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास है। नहीं, वो बंद कर देगा ना। तो बंगाल में अभी इन्वेस्टमेंट चाहिए जेल बनाने का। जेल नया जेल खड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आता है तो पहला आना चाहिए जेल सेक्टर में। तो ऐसे कैसे करना चाहिए? तो क्योंकि ये जो गुंडे का गिनाया है पंकज ने, तो उनको तो रखने के लिए जगह चाहिए। सर, सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी का वो जो टाली चाला बोलते हैं जिसको, ममता बनर्जी का घर कालीघाट में एक कमरे का 10x10 या 10x15, इससे ज्यादा नहीं होगा। आपने अगर कहीं भी 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन खरीदा होगा तो जमीन कभी बढ़ेगा नहीं आपका। लेकिन ममता बनर्जी का वो टाली चाला बढ़ते बढ़ते 1 बीघा तक बढ़ गया है, दाएं बाएं दोनों साइड में, और पीछे भी जहाँ पे वो टाली नाला है, मतलब आदिगंगा जिसको बोलते हैं। तो वो अब अभी देखिएगा तो ममता बनर्जी के घर के पास वो आम बागान है। तो ममता बनर्जी भी तो हाँ, पूरा जहाँ तक है ना, मेरे इधर ये पेड़ में ये फल होता है। वो मैं तो पहले तो मुझे नहीं जाने दिया जाता था, बिकॉज ओनली एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट वेर अलाउड। तो मैं जब से डिजिटल मीडिया में आया उसके बाद तो एक्रेडिशन मेरा खत्म हो गया था, तो मैं तो जा नहीं पाया। तो मैं पहली बार गया 4 मई के बाद देखने के लिए कि देखो ममता बनर्जी का दुर्नीति का पाठशाला कालीघाट चालक कहाँ है। एक्चुअली मैं जाके देखा, अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा एकदम राजप्रसाद है। बहुत बड़ा एरिया में ममता बनर्जी घर बना खड़े। फिर मुझे देख के दो चार लोग मुझे देख के वहां पहचान गए और उन्होंने फिर मुझे पकड़ के दिखाया, देखो ये वाला मेरा जमीन है,
बाबू मतलब उनके ममता बनर्जी के भाई ने उनको देखो मुझसे जबरन ये लिखवा लिया था। वहां 10-12 प्रॉपर्टी ठीक ममता बनर्जी के घर के दाएं बाएं है, जो उनके भाई लोगों ने जबरन वहां से लोगों से वो हथिया लिया है। एक ये आपने जो बात कही ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो जबरन वाली जो बात है, वो जैसे आपके जो बॉर्डर के आसपास के पूरे इलाके में तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा ये हमारे ये प्रोबीर जी बता रहे थे, उनकी जमीन भी लिखवा ली गई जबरदस्ती जी और गन पॉइंट पे जमीन लिखवा लेते थे ये लोग। और पता नहीं कितने हजारों लाखों एकड़ जो है जमीन, ये आपके जो गुंडे हैं, खासतौर से जो मुसलमान गुंडे हैं, जिनका काम इन्फिल्ट्रेशन कराना था, उन्होंने सब में बॉर्डर के आसपास की जमीन इसीलिए कर रखी है कि साहब की इससे थ्रू इन्फिल्ट्रेशन कराएंगे। तो सरकार को इसके ऊपर कुछ बैठाना चाहिए। आप लोग मांग कीजिए कि कोई यानी सर आयोग वायोग आपके इसके ऊपर बैठे। आपके सर प्रोग्राम सिर्फ ने इन्फिल्ट्रेशन बताया कराना था। नहीं, इन्फिल्ट्रेशन कराने के बाद अपने गोत्र के लोगों को फिर वहां पे बसाना है अच्छी तरीके से। वो पूरा पैकेज सिस्टम में था, इन्फिल्ट्रेशन करा के लाके फिर बसाना, उनको बसाने के बाद उनको सारा कार्ड मुहैया करवाना, उनको फिर एकदम समान समान, दोयम नहीं, एकदम समान समान एज एन इंडियन उनको फिर वहां पे पूरी सुविधाएं मिल रही, इनका ख्याल रखना उनका कर्तव्य होता था। इसीलिए वो ये सब ले लेते थे, हिंदुओं से जमीन ले लेते थे। अगर कोई इसका इसका एक चीज मुझे बहुत हाल ही में पता चला कि लास्ट 10-15 सालों से या उससे भी ज्यादा चाइनीज मेल, wealthy male are getting babies from American women. अमेरिकन लेडी से वो बच्चा ले रहा है, वो बच्चा यूएस में जन्म ले रहा है, यूएस का सिटीजन बन रहा है, और फिर जैसे उसको जन्म के कुछ महीनों बाद उसको चाइना लेके जा रहा है। उधर वो बड़ा होता है चाइनीज डॉक्ट्रिन में, और चाइना के सब ब्रेन वॉश्ड होके फिर उसको 18 साल के एज पे जब वो वोटिंग राइट्स आता है, दे आर प्लग्ड बैक इनटू यूएस। और इसका संख्या एक नहीं दो नहीं 1 करोड़ के पास है। इतना सटल वे से ये डेमोग्राफिक शिफ्ट करा रहा है चाइना। तो उसी का एक झलक इधर भी है, जहाँ पे ये लोग भी ये लव जिहाद के नाम पे हो या किसी और के नाम पे हो, हिंदू लेडी से, इंडियन वोमन से, या तो मुसलमान है या ये हिंदू है, इनसे बच्चा लेके और उसका ब्रेन वॉश होके ये लोग फिर से आ रहा है देश में, क्योंकि इसके पास इंडियन पासपोर्ट होगा। तो ये एक चीज़ है। और एक चीज़ मुझे हाल ही में पता चला, बशीरहाट एरिया और इस सब में बांग्लादेश से जो आता है इसके पास बहुत ज़्यादा कैश मनी है, और 50,000 का ज़मीन वो 1 लाख में 80,000 में खरीदने के लिए एक बार भी झिझकता नहीं है। वो ले ऐसे एक के बाद एक ज़मीन लेता जा रहा है, और वो खुद तो है बांग्लादेशी सिटीजन, बट भारत में ज़मीन खरीदते जा रहा है माने यूजिंग फॉल्स आइडेंटिफिकेशन आधार एंड ऑल। तो ये सब में देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंड का कब्जा होना और बड़ा खतरा है। और डेमोग्राफी और लैंड और ये जो नया जनरेशन को इन्फिल्ट्रेट करा रहे हैं ना, जैसे यूएस में कर लिया, तो यूएस का एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो ये सब चीज़ एक वेरी डेंजरस स्टेट पे अभी है। तो इसको टोटल रिवर्सल का एक स्ट्रेटजी बनाना चाहिए हम लोगों को। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके बारे में आप लोगों को मांग उठानी चाहिए कि ये जो जबरदस्ती जो करके लैंड जिहाद हुआ है, इसको रिवर्स करने के लिए कोई अच्छा टर्म बताया आपने, लैंड जिहाद। जुडिशियल कमीशन वगैरह कुछ बैठाला जाए। ये तो आपका लोकल डिमांड जब आएगा तभी उसका रिस्पांस आएगा। लोकल डिमांड इसका करिए आप लोग, मेरी तरफ से आप लोगों से रिक्वेस्ट है। नहीं, ये नाम आपने अच्छा दिया, लैंड जिहाद। नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम इतना सरफेस लेवल पे सॉल्व एक और बात, जो ये जो लेफ्टिस्ट ने जो अत्याचार किए हैं, उनका भी वो
उनकी भी चर्चा होनी चाहिए, हमारे झापी की सबसे चर्चा होनी ज्यादा चाहिए। अत्याचार लेफ्टिस्ट वाले तो अपना क्या नाम है, ऋतुव्रतो को टीएमसी में प्लांट करके किया। वो तो क्योंकि बाकी टीएमसी सब में टीएमसी में तो सीपीएम का सीपीएम को यही हटाया प्लांटेड बंदा है। जी। नहीं, ये आई एम ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ही इज अ प्लांटेड गाय इनसाइड टीएमसी। क्योंकि बाकी सब तो ममता दी की अनुप्रेरणा और इंस्पिरेशन से चल रहा था टीएमसी। अचानक से एक बंदे को आगे कैसे आ गया जो बाकी लोगों को भी जुटा लिया अपने साथ, तो ये तो सोचने वाला बात है। तो इसके पीछे पूरा टीएमसी का सीपीएम का ये सीपीएम से आया हुआ बंदा है। और इसका जो क्रेडेंशियल है, जितना घिनौना वीडियोस है इनका, तो इसको कैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हम लोग मान लेंगे? ये तो सभी लोगों के लिए ये खतरनाक है। ये सीपीएम का वाला बंदा घुस के, क्योंकि बाकी लोग ममता के सामने खड़ा होने का हिम्मत नहीं था, ये टीएमसी का सीपीएम का प्लांटेड बंदा आके ये किया है। तो ये मेरा रीसेंट ऑब्जर्वेशन है मेरा। क्योंकि मुझे जैसे मैं ऋतुव्रत को ये देख रहा था, हर चीज़, हर उसका बोलना चलना, उनका जो सोच है, इसमें पूरा सीपीएम झलक रहा है हर चीज़ में। और शुभेंदु अधिकारी जी ने भी इसको विधानसभा में ही कहा, जो पिनाकी दा ने कह रहे हैं, पिनाकी दा ने जो बताया कि ऋतुव्रतो बनर्जी उनका हाव भाव एकदम कम्युनिस्ट जैसा है। शुभेंदु दा का जो लास्ट बजट भाषण पे वो जो कंक्लूड कर रहे थे, उसमें उन्होंने ये क्लियरली कहा है। और ये भी है, इसको कर्मा भी कहा जा सकता है, गीता सार में वो कर्म की बात लिखा हुआ है। तो ममता जी ने वामपंथियों को हटाया, वामपंथी एक लड़के ने फिर पूरा तृणमूल को ही हटा दिया। तो ये गीता सार है। इलेक्शन में भी तो टीएमसी ने इतना कुछ प्लांट किया था बंगाल बीजेपी में, अपना हर एक कितना लोगों को प्लांट किया था। तो उसी सेम शी इज गेटिंग पेड इन द सेम कॉइन। फिर टीएमसी वालों ने क्यों मान लिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, टीएमसी के लोगों ने फिर क्यों मान लिया उनको, अगर ये उस तरीके से अगर उनका था? बस वो तो समझ नहीं पाया था ना इनिशियल डेज में। संदीपन साहा को मान सकते थे, संदीपन साहा को मान सकते थे, वो कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं, मतलब उनके पिताजी एक जमाने में कांग्रेस करते थे, फिर टीएमसी वो थे, तो उनको फिर मान सकते थे। नहीं, इनका अपीयरेंस दूसरा है ना, इनका अपीयरेंस इज मच बेटर देन संदीपन। और ये वो एजुकेटेड भी है, आई डोंट नो वो कुछ कहाँ पे प्रोफेसर था शायद ना, कहीं पे। बोलता बड़ा अच्छा है। हाँ, बोलता अच्छा है, प्रोफेसर वाले लोग बोलने में बड़े माहिर होते हैं, घुमा फिरा के गोल बातें करते हैं, लेकिन सुनने में बड़ा मीठा लगता है। देखो आप, इनके जितने भी मिनिस्टर्स थे लेफ्ट फ्रंट के, कैसा बढ़िया बड़े बड़े आपके भद्र लोग पूरा बन के और मीठा मीठा बात करके बहुत लोगों को उल्लू बनाते मामला। और बड़ा अपने आप, वो भी अपने आप की इमेज भी बहुत अच्छा रखते थे। हाँ, वो एकदम गीले का किया हुआ पंजाबी, वो आपको पता है ना गीला क्या नहीं, इमेज में बहुत सारे लोग उसमें जो थे वो कैसे बड़े ऑनेस्ट और आपके चरित्रवान लोग हुआ करते थे, लेकिन नीचे सारा का सारा जो था वो कचरा था। पूरा ऊपर जो है वो भले आप कुछ परसेंटेज तो अच्छा था। हमारे ज्योति बसु देखिए, वहाँ सारी गर्मियां जो है वो लंदन में बिताते थे, इससे बड़ा भद्र लोग क्या हो सकता है। सिंगल मॉल्ट के बिना उनका चलता नहीं था, बोरोली मार्च एंड सिंगल मॉल्ट। फिर उनको धोती पहना के राइटर से घर तक पहुंचाना भी पड़ता था। मरीज झापी ये तो है। तो आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और पिनाकी जी को, पंकज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।